हेलो एवरीवन। मैं सचिन कौशिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सचिन कौशिक पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि 21 जनवरी को आप सभी का लेवल 1 और लेवल 2 का सी टेट का एग्ज़ाम है। तो किस टाइप से आपको इस एग्ज़ाम को हैंडल करना है, किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, इस एग्ज़ाम को जब आप एग्जामिनेशन हॉल में सोल्व करोगे तब वहाँ पर आपकी माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इस टाइप की कुछ एक इन्फॉर्मेशन इन वीडियोज़ के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि कैसे मैंने खुद 2 टाइम लेवल 1 और लेवल 2 के एग्ज़ाम को क्रैक किया है सी टेट के विदाउट एनी कोचिंग। सिर्फ जो आपकी बुक आपके पास है उनकी हेल्प से हम किस टाइप से इन एग्ज़ाम को सोल्व कर सकते हैं। पढ़ना सभी को है, अच्छे तरीके से आप सभी अपने सिलेबस को कवर करते हैं, लेकिन स्मार्ट लर्निंग एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अगर आप वो सीख जाते हो तो आपके लिए हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका ईजिली क्रैक कर सकते हो आप। वही मैं पॉइंट्स आपको इस वीडियो के थ्रू समझाना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास सीडीपी का जो आपका पोर्शन आता है 30 मार्क्स का, उस 30 मार्क्स के जो ये क्वेश्चंस हैं आपके, इन क्वेश्चंस को आप जो आपके ऑप्शंस गिवन हैं उनको एलिमिनेट करके कैसे सोल्व कर सकते हैं, यही मेरा मोटिव है इन वीडियोस को बनाने का लास्ट 10 डेज़ के अंदर। अगर जिस स्टूडेंट ने अब तक सिलेबस स्टार्ट ही नहीं किया था, सीडीपी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो इन वीडियोस को अगर देखता है तो उसको बहुत ही पॉजिटिव आपके पास एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके जो अभी फर्स्ट टाइम फ्रेशर हैं आपके साथ, जो एग्ज़ाम को देंगे 21 को, उनके लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चनिंग आपसे की गई है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। साइकोलॉजी के अंदर आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप उसके ऑप्शन में से पॉजिटिव रिस्पॉन्स को जरूर ढूंढना। जैसे अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इन ऑप्शन के थ्रू जब पहले आप ऑप्शन को देखते हो तो निर्देशन के लिए केवल व्याख्यान विधि, सिर्फ व्याख्यान विधि का ही उपयोग, यानी कि लेक्चर मोड जो आपके पास है, सिर्फ आप इंस्ट्रक्शन ही आप दोगे तो उससे आप कक्षा के अंदर एक सार्थक अधिगम नहीं ला सकते हो वहाँ पर। थर्ड जैसे ऑप्शन है आपके पास, इस ऑप्शन में लिया गया है कि बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, यानी कि जो उनके टेस्ट हैं आपके, अगर आप उनके नंबर ऑफ टेस्ट को इंक्रीज करते हो तो क्या उससे बच्चे की जो सार्थकता है, जो अधिगम का सार्थकता है, क्या वो पूर्ण हो पाएगा वहाँ पर। यह सभी पॉसिबल नहीं है, हो सकता है लेकिन सभी बच्चों के लिए ये आपका बेनिफिट नहीं देगा। फिर कहते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए, जो फोर्थ ऑप्शन है, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को, यानी कि अगर उनको पढ़ाई के लिए हम क्या दें, उनको पुरस्कार दें, तो इससे क्या बच्चे अपना कंप्लीट जो उनका एनवायरनमेंट है स्टडी का, क्या वो डेवलप हो पाएगा वहाँ पर, नहीं। जैसे कि आपके पास ये सेकंड ऑप्शन है, अगर आप इसको देखते हो यहाँ पर कि जो बच्चे का विषय वस्तु जो हमारे पास, यानी कि जो कंटेंट हमारे पास है, अगर वो हमारे पास इस टाइप से हो कि जिसके थ्रू बच्चों का कंप्लीट आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, यानी कि उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं स्टडी में, तो इस टाइप का कंटेंट होना हमारे पास कक्षा के अंदर जरूरी है। जो टीचर है, जो कक्षा में पढ़ा रहा है आपको, वहाँ पर अगर बच्चे को हम एक्टिविटीज़ के थ्रू भी सिखाएंगे, जो कंटेंट हम बनाते हैं अगर वो भी बच्चों के चाइल्ड सेंटर्ड होगा हमारा, तो उसके थ्रू बच्चे जल्दी से सीख पाते हैं। तो इसीलिए जो सेकंड ऑप्शन आपका है वो आपका इसका आंसर रहेगा। तो आप अब यहाँ से समझो कि किस टाइप से आपको क्वेश्चनों के ऑप्शन को पिक करना है जब आप सीडीपी के पोर्शन को सोल्व करोगे सी टेट एग्जाम में। क्वेश्चन के लिए लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है, टाइम बहुत लगता है इस क्वेश्चन में जब आप सोल्व करते हो सीडीपी के क्वेश्चन को। सेकंड जैसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। अब आपके पास ये है, तो समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आप किस टाइप से आप उसके लिए रणनीति बना सकते हो। क्वेश्चन में देखिए आप कि जो समस्या समाधान है आप कैसे करोगे उसको, जो आपके सामने प्रॉब्लम है आप उसको क्या करोगे, शॉर्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लोगे। जैसे कि क्वेश्चन के लिए आपके पास क्या है, डिवाइड दी प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स। अब जैसे आपको कोई भी बच्चा है जो आपकी क्लास के अंदर, जो क्लास 8 का कोई स्टूडेंट है, उसको अगर आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं आप, तो सिलेंड्रिकल शेप के अकॉर्डिंग जब आप उसको कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कराओगे तो आप उससे पहले उसको क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे सिलेंड्रिकल शेप के कंसेप्ट में
कि ये जो सर्कुलर फॉर्म है आपके, इसके लिए कैसे एरिया फाइंड आउट होता है, ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म बनेगी वहाँ से तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे बनेगा, टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, फिर उसकी वॉल्यूम। यानी कि जो आपके पास वॉल्यूम का क्वेश्चन है तो उससे पहले आप उस बच्चे को कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के पॉइंट्स को आप समझाओगे। यही यहाँ पर समझाया गया है कि कैसे आप समस्या समाधान रणनीति का एक प्रभावशाली उदाहरण क्या हो सकता है कि जब हमारे पास जो समस्या है उसको हम पार्ट्स के अंदर क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो वहां से हम इसके ऑप्शन को पिक कर सकते हैं, जो सेकंड ऑप्शन आपका। जैसे थर्ड ऑप्शन में देखिए आप, समस्या समाधान मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान, ये नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव आप इस सीडीपी के सेक्शन में लेकर ही नहीं चलोगे, बहुत से क्वेश्चन आपके यहीं से सोल्व हो जाएंगे। देखिए लास्ट जो आपके पास है, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, सिर्फ केवल एक ही काम पर अगर ध्यान देना हो तब भी वो आपके पास एक नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। पहले क्वेश्चन में क्या है कि जो आयाम है वो सीमित रहने चाहिए, यानी कि जो आप उसके अंदर मेथड्स यूज करने वाले हो, जो आप उसमें रिस्पॉन्स देने वाले हो वो आपके लिमिटेड होने चाहिए। तो लिमिटेड होंगे तो समस्या समाधान का कंसेप्ट ही हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सही होगा इसमें। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपके पास है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है। यानी कि जो समावेशी कक्षा है आपके पास की सभी के लिए जो आप क्या करोगे यहाँ पर शिक्षा प्रदान कर रहे हो, तो इस प्रकार में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है। अब आप देखिए कि जो ऑप्शन पहला है, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना, यानी कि बहुत ज़्यादा जो होमवर्क है अगर आप वो दे दोगे करना तो वो तो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स हो गया आपके पास। तो यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो हमारा ऑप्शन वन ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड में, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों और कमजोरियों के विश्लेषण, यानी कि एनालिसिस हम अगर इसमें करते हैं के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, तो ये आपके पास यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस पार्ट में की गई है। यहाँ से आप समझ सकते हो कि इस पे फोकस ज़्यादा है कि बच्चे के पूरे पार्ट्स को अगर हम देखते हैं, उसके कमजोरी को भी, उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको भी देखते हैं, उसको विश्लेषण करने के आधार पर हम उसके अधिगम उद्देश्य को विकसित कर सकते हैं कि किस टाइप से बच्चा हमारा क्या कर सकता है, सीख सकता है। अगर आप बात करते हो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट की, आकलन के लिए सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना है या अभ्यास को रटना। देखो नेगेटिव यहाँ पर एक वर्ड आ गया, रटने वाला, रोट लर्निंग हमारे पास यहाँ पर एक नेगेटिव रिस्पॉन्स है, इसको देखते ही आप क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे आंसर को। विद्यार्थी को निर्देशन के लिए केवल एक रूप के, सिर्फ एक ही कहा जाए, ओनली वन कहा जाए, तब भी आपके पास वो क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव आएगा, तो इससे हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। यही मेरे को सिखाने का आपका मेन मोटिव है कि आप ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हो वहाँ पर। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। यानी कि क्रिएटिविटी जो आपके पास है क्लासरूम के अंदर, कैसे उसको हम प्रोत्साहन दे सकते हैं बच्चों में। तो अब अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हो तो आपके पास दिखता है कि हम क्या करेंगे कि जो उनके विचार आपके पास आने वाले, जैसे क्वेश्चनिंग आपने की कि कोई भी पॉइंट के लिए आप क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चनिंग करते हो बच्चों से, तो बच्चे वहाँ पर अलग टाइप से आपको रिस्पॉन्स देते हैं, कोई कुछ आंसर देगा, कोई कुछ, यानी कि वहाँ से आपको क्या मिल रहे हैं, एक अलग अलग डिफरेंट थिंकिंग आपको पता चल रही है बच्चों की कैसी है। तो वही है, हमें उनको प्रोत्साहित करना है कि आप आंसर देने के लिए प्रोत्साहित हों, अलग अलग तरीके से आप उन क्वेश्चनों के आंसर को सोचिए। सेकंड जो ऑप्शन आपको है, विद्यार्थियों को जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना कर हतोत्साहित करेंगे, यानी कि डिस्करेज करेंगे, तो ये हमारे पास नेगेटिव आ गया, तो इसको तो कैंसिल कर दीजिए। अब सारी चिंतन पर बल दें, सिर्फ कन्वर्जेंट थिंकिंग पर, यानी कि एक टाइप की ही सोच पर अगर आप उसको बल देते हो तो वो भी आपका नेगेटिव है। अभी सारी चिंतन को हतोत्साहित करेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि एक प्रॉब्लम के लिए आप डिफरेंट टाइप से अगर आप सोचने की कोशिश कर रहे हो, उसको आपको डिस्करेज किया जाए तो वो आपके लिए एक नेगेटिव रिस्पॉन्स है। तो तीनों ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर वन आपका क्या रहेगा, यहाँ से करेक्ट रहेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर का सोल्यूशन था। नेक्स्ट आपके पास है, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत महत्व आवश्यक क्या है। किसी भी क्लास में जब आप कोई भी न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हो, तो आप जैसे सिक्स क्लास के लिए अगर बात करते हैं हम, तो सिक्स क्लास में जो टॉपिक आएगा, जैसे इंटीजर्स का टॉपिक है आपके पास, तो आप वहाँ बच्चों से क्वेश्चनिंग करेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल या मल्टीप्लाई डिवाइड के रूल आप क्या सीख के आए हो क्लास फिफ्थ के लिए। यानी कि बच्चे का जो पूरा ज्ञान है आप उस पर बल दोगे, और यही इसके लिए क्या रहेगा, महत्वपूर्ण है।
दंड देना हमारे पास यहाँ पर कोई अनिवार्य नहीं है, याद करना सिर्फ मेमोराइज करना रोट लर्निंग ये भी नहीं है, कंडीशनिंग का अभी कंसेप्ट नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग ही हमारे पास ज्ञान अगर संरचना के लिए अत्यंत महत्वावश्यक क्या है, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। तो ये ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहज सहज सिद्धांतों की संरचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब देखिए अनेक प्रकार की घटनाओं के बारे में, अब देखिए यहाँ से ऑप्शन को चेक करते हैं आप। जो बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, नहीं भी, अनदेखा करेंगे तो नेगेटिव रिस्पॉन्स है तो एलिमिनेट हो गया आपके पास। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना भी जरूरी नहीं है तो यहीं से कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास ये ऑप्शन। संवाद द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, या फिर आपको क्या कहा गया है, बच्चों के इन विचारों को खारिज, देखो खारिज करना सिर्फ उनको नेगलेक्ट कर देना, आपके पास ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। 3 ऑप्शन रॉन्ग है तो ये थर्ड ऑप्शन है, यही आपके लिए क्या रहेगा, इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षा प्रणाली नहीं है। यानी कि जो शिक्षण अधिगम है आपके पास, टीचिंग लर्निंग है, उसके लिए एक इम्पोर्टेंट जो इफेक्टिव आपके पास टीचिंग मेथड नहीं है आपका यहाँ पर, यह स्ट्रेटजी नहीं है आपकी, वो क्या नहीं होगी आपके पास, संवाद एवं परिचर्चा। यानी कि जो आप उसमें डिस्कशन करने वाला कंसेप्ट है वो होना जरूरी है आपके पास। बच्चे को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, यस, यहाँ पर आप उसको कहेंगे कि आप किस टाइप से उस क्वेश्चन के लिए सोच सकते हैं। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, यहाँ पर प्रयोग यानी कि आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट थ्रू आप बच्चों को सिखाना चाहोगे, तो ये तो बहुत ही अच्छे कंसेप्ट हैं आपके पास अगर आप क्लास मेथड में यूज करते हो इनको। लेकिन सिर्फ दिए गए ज्ञान को दोहराना, यानी कि जो काम आपने कराया सिर्फ उसको दोहराने पर ही ध्यान दोगे तो उससे बच्चे का कंप्लीट आप विकास नहीं कर सकते जो शिक्षा कक्षा के लिए चाहिए आपके पास। तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। यही हमसे पूछा कौन सा नहीं होगा, तो दोहराने वाला कंसेप्ट आपका नेगेटिव, तो यही नहीं होगा आपका। शिक्षक कक्षा में पढ़ाने में ध्यान न देने वाले बच्चों को, पढ़ाई में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं। यानी कि जो बच्चे पढ़ने में वीक हैं, अब उनसे आप किस टाइप से डील करते हो। देखिए ऑप्शन चेक करना आप, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट, तो ये तो आपके लिए नेगेटिव रिस्पॉन्स है, पहले ही वो पढ़ने में ध्यान नहीं है उनका, तो और ज़्यादा अगर होमवर्क दोगे तो वो कुछ भी नहीं करके आएंगे क्लास से आपके लिए। बच्चों को कक्षा से बाहर न जाने के लिए कहकर, ये भी आपके लिए बाहर जाने के लिए कहकर, यानी कक्षा से बाहर ही कर दीजिए। अब जो बच्चा क्लास के अंदर आया उसको पढ़ाई के अलावा सिर्फ उसको क्लास से बाहर कर दिया तो उसका आने का बेनिफिट ही क्या हुआ, तो ये नेगेटिव रिस्पॉन्स है आपके पास। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना, यानी कि उनकी इंसल्ट करना, तो हर बार हर काम के लिए अगर उनकी इंसल्ट की जाए तो बच्चा वैसे ही आपका मोटिवेट नहीं होगा पढ़ने के लिए। तो ये तीनों ऑप्शन आपके नेगलेक्ट हैं और ये ऑप्शन आपको करेक्ट है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन में। तो इस टाइप से आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स को नेगलेक्ट करना है। आप अगर आप अभी स्टार्टिंग किया ना आपने इसकी, जो अभी लास्ट 10 दिन में भी अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से देखें, इस वीडियो को भी अगर आप समझ गए कि किस टाइप से आपको इनके ऑप्शंस को यहाँ पर पिक करना है, तो आप कम से कम जो फ्रेशर भी हैं वो 20+ स्कोर तो इजीली कर सकते हैं। इनमें सिर्फ आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स को ही नेगलेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यानी कि इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। यहाँ से अगर आप देखते हो तो आपके पास ये पॉइंट आता है पुरस्कार एवं रिवार्ड और पनिशमेंट। ये देखिए जो आपके पास रिइंफोर्समेंट का जो कंसेप्ट है आपके पास उसमें है। दंड सिर्फ ये नहीं है कि नेगेटिव में आता है आपके पास, हमेशा रिवार्ड के साथ यहाँ पर। उसके बाद बोलते हैं आपके पास यहाँ महत्वपूर्ण पहलू बताया गया आपका। यहाँ अब आपके पास सेकंड है उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स। सोशल इंटरेक्शन, यानी कि बच्चा जितना सामाजिक तौर पर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा वहाँ से उसका ज्ञान अत्यधिक बढ़ता है। यही हमारे जो वाइगोस्की उन्होंने भी कहा कि बच्चा जो सामाजिक क्रियाएं हैं उनसे ज़्यादा सीखता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, उनके जो मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है आपके पास, वो किससे आएगी, आपकी सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के थ्रू आएगी। यहाँ से लगातार अभ्यास, ये इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट। इसके बाद आपके पास 10th क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। तो क्या संभावना उत्पन्न होगी भैया आपके लिए, यहाँ से देखिए आप कि जो आपके पास विद्यार्थी जो यानी कि पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार ऐसी गतिविधि कर रहा है जो उसके प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित भी नहीं है,
यानी कि उससे डायरेक्टली आपके पास क्या है वो कनेक्ट भी नहीं है, तो उस प्रकार की गतिविधि भी वो करके दिखा रहा है सिर्फ पुरस्कार पुरस्कार पाने के लिए। बहुत से बच्चे होते हैं ना क्लास के अंदर, जैसे जो टीचर ने कुछ कहा है भी, जैसे पेंसिल या पेन के लिए डिमांड की, तो एकदम से आते हैं देने के लिए, तो वो सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो उससे मेरे को टीचर मेरे से प्रभावित होंगे और मेरी उनकी नज़र में इमेज अच्छी हो जाएगी। तो इस प्रकार के कुछ एक संबंधित जो बच्चों के अंदर इच्छाएं होती हैं उसके बारे में इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है आपसे। तो यहाँ आपके पास क्या है कि ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। जो ये क्वेश्चन है ये आपके लिए थोड़ा अलग हो जाएगा यहाँ पर। सिर्फ इसको समझने के बाद क्या है, देखो समझने के लिए अधिगम में आनंद प्राप्त करना ऐसा कुछ नहीं होगा आपके पास। अन्य लोगों की खुशी करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, ये भी नहीं होगा। पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, यानी कि पुरस्कार तो बच्चा चाहता ही है उस चीज़ के लिए जो काम कर रहा है। सिर्फ इसमें क्या बताया गया आपको, मेन फोकस किया गया है कि अधिगम के प्रति भौतिकतावादी अभिवृत्ति का विकास अगर आप करते हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है आपके पास ये क्वेश्चन। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध है। संज्ञान और संवेग के बीच आपका द्विदिशीय जो आपके पास है वो क्या है, संबंध है। ठीक है, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, ये ध्यान रखना है आपने। इसके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता ही है संज्ञान और संवेग का। इंग्लिश के अंदर अगर आप इसको देखते हो, रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन, ये बाई डायरेक्शनल आपके पास है। यहाँ पर दोनों के बीच कैसा है आपका संबंध, गतिशील पारस्परिक क्रिया का क्या होती है आपकी संबंध होता है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, लर्निंग को कौन से इफेक्ट करते हैं आपके यहाँ से। फैक्टर ऐसे हैं, ऑप्शंस देखिए आप, विद्यार्थी की अभिरुचि जो इंटरेस्ट है बच्चे का वो अच्छा होना चाहिए यहाँ से। विद्यार्थी का सामूहिक स्वास्थ्य है, जो आपकी इमोशनल जो हेल्थ है आपके पास वो भी अच्छी होनी चाहिए बच्चे की। अगर हेल्थ नहीं अच्छी होगी तो बच्चा लर्निंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। जो शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए आपकी। विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंध, यानी कि सामाजिक भी बच्चा हो और सांस्कृतिक तौर पे भी बच्चा अगर रहने वाला हो तो उस बच्चे का जो लर्निंग है आपकी वो क्या होती है, बहुत अच्छी होती है इनके थ्रू। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13 था आपका। ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है सीटेट के अंदर। परिवार एवं पास पड़ोस वाले बच्चों से समाजीकरण की कौन सी ये एजेंसीज होती हैं आपकी, प्रथम। ये डायरेक्टली आप क्वेश्चन को लर्न रखना है, क्वेश्चन आता ही है बहुत बार सीटेट के अंदर। बाल्यावस्था की अवधारणा के से क्या अभिप्राय है आपको। देखो जो चाइल्डहुड का कंसेप्ट है आपके पास, वो चाइल्डहुड के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपके पास बाल्यावस्था की बात की गई है यहाँ से, जो कि आपके पास यहाँ क्वेश्चन में बाल्यावस्था जो हमारी होती है दो प्रकार की होती है आपकी, एक तो पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है आपकी वो 2 से 6 वर्ष की होती है, और उत्तर बाल्यावस्था हमारी कैसी होती है यहाँ से 6 से 12 वर्ष तक की होती है। तो ये ध्यान रखना आप, बाल्यावस्था की दो अवस्थाएं हैं, एक तो पूर्व और एक उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व जो है आपकी 2 से 6 और उत्तर आपकी 6 से 12। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या हो रहा है, देखो इन्होंने कहा कि यह पहला जो ऑप्शन है वो है आपके पास, यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है, यानी कि दुष्ट रूप से तो आई थिंक ये ऑप्शन बनता ही नहीं है यहाँ पर। उसके बाद देखिए कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित की जाते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान होते हैं, यानी कि जो आपके पास यूनिवर्सल इन द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चर कंटेक्ट। अच्छा, उसके बाद लास्ट में देखिए आप, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट, आप देखो ऑप्शंस आपको ऐसे लगेंगे कि चारों ही ठीक है, लेकिन उनमें से भी बेस्ट आपको यहाँ से पिक करना है। जैसे कि ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर, जो कंस्ट्रक्शनिज्म आपके पास है इनके थ्रू, वो क्या है कि एक सामाजिक संरचना है। समाज में रहकर बच्चा किस प्रकार से अपने आप को यहाँ पर डेवलप कर पाता है, वो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यही बाल्यावस्था की मेन स्टेज आपके पास बनेगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए आप, देखिए आ चुका है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। जो बाल्यावस्था की मध्य विशेषता आएगी आपके पास, बच्चे तार्किक रूप से मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देंगे, जो कि जीन पियाजे ने जैसे आपको दिया ही है। जो उनकी स्टेजेस हैं आपकी 0 से 2, 2 से 7 वर्ष आपके पास, 7 से 11 और 11 से
जो 14 तक की जो आपकी स्टेजेस हैं उनके थ्रू जब आप देखते हो कि बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था क्या आएगी आपके वजह से 2 से 6 और 6 से 12 कहा है मैंने आपसे, तो इनके जो मिडिल स्टेज आपके पास होगी, वहाँ बच्चा कैसा सोचता है, बच्चे का वहाँ तार्किक रूप से और मूर्त रूप से सोचना होता है। अमूर्त तो बच्चा जो आपके पास, जो वहाँ पर बच्चा आप देखते हो प्याजे की जो 4 स्टेज है आपके पास, 11 से अबव 11, वहाँ पर आप जाके सीखते हैं, यानी कि 12 से अबव ही बच्चा चला जाएगा। तो बच्चा बाल्यकाल में, बाल्यावस्था में बच्चा मेनली क्या सीखेगा, वहाँ पर मूर्त रूप से सोचना सीखेगा। तो यही आपके पास क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है और यही आपके लिए परफेक्ट रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर 1। अधिगम मुख्य रूप से संवेदियों चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से होता है। अमूर्त रूप से सोचना, ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। सिर्फ यहाँ अगर आप देखते हो तो ऑप्शन 1 वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है इस स्टेज के लिए, तो उसका आंसर आपका क्या रहेगा, बच्चे तार्किक रूप से और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास 16th क्वेश्चन में, अब आप देखिए कि हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियां करती है। यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है सीटेट का, जो जेंडर के रिलेटेड आपके पास आता है। तो ये क्या कह रहे हैं आपके पास कि पिता घर के कार्य, यानी जैसे माता घर का कार्य करती है नॉर्मली, और पिता जो है वो आउट ऑफ दी होम जो वर्क करते हैं उसके लिए बात की गई है। लेकिन वहाँ पर इस प्रकार की सोच को तोड़ा गया है। तो ये क्या कह रहे हैं, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या रहेगा, इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपके पास है वाइगोस्की का क्वेश्चन यहाँ है, उसके अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के उत्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि जो बच्चे का एट प्रेजेंट जो लेवल है स्टडी के अंदर, अगर उसको एक जो अच्छा पढ़ने वाला, जो उससे ज़्यादा नॉलेज वाला अगर पर्सन उसके पास, उसकी हेल्प के थ्रू उसकी नॉलेज के जो लेवल है उसको अगर इंक्रीज कर देता है, तो इस प्रकार की जो गतिविधि हमारे पास है, जो व्यवस्था आपकी है, उसके लिए वेगोस्की ने उसको क्या नाम दिया है, ZPD के नाम से, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये आपके पास यहाँ पर रहेगा और ये क्वेश्चन आपके पास आता ही है। ये इसका आंसर ये नहीं है, यहाँ सिर्फ आपसे कहा गया है कि उसको अचीवमेंट नहीं कराई, सिर्फ उसके वर्तमान स्तर के सहयोग को क्या किया गया, विस्तृत यानी कि बढ़ा दिया गया यहाँ पर। तो इसके लिए आपका आंसर रहेगा ये स्कैफोल्डिंग। यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा। अगर वो रिवार्ड प्राप्त करता है, यानी कि उसके जो रिजल्ट के अंदर चेंजेस आते हैं, तो वहाँ पर आप ZPD यूज कर सकते हो। एक और कंसेप्ट है इसमें MKO, उसको भी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे वाइगोस्की के लिए, तो वहाँ से आप इसके क्वेश्चन पाओगे कि इन तीनों पॉइंट से मेनली आपके पास स्कैफोल्डिंग और ZPD से क्वेश्चन आता ही है। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखिए आप, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए कि तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा है, मुझे आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैं तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। ये आपके पास है लॉरेंस कोलबर्ग। देखिए 3-4 ही जो आपके पास मेन यहाँ पर थ्योरीज है, जो स्टार्टिंग की आपके पास है, प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की, ये 3 तो ये हैं आपके पास। उसके बाद इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है आपके पास, वहाँ आपके बुद्धि के प्रकार आते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का वहाँ पर कंसेप्ट जो होगा उससे क्वेश्चन आपको गारंटीड मिलेगा ही मिलेगा वहाँ से। और उसके बाद आपके पास थॉर्नडाइक के, पेवलेव और स्किनर की कंसेप्ट, और अल्बर्ट बंडूरा जो आपकी ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ये 5-6 कंसेप्ट, ये टॉपिक हैं आपके। इनसे आपके पास जो ये साइंटिफिक आपके पास क्वेश्चन आते हैं, इनमें से ही क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। 8-9 टॉपिक आपके बनेंगे, उनको आप अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। जैसे अब इस क्वेश्चन में है, इन्होंने क्या किया, देखो अच्छा तो यहाँ पर बच्चा बन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या किया इन्होंने, आदान प्रदान किया है कि अगर आप मेरे से चीज़ ले रहे हो तो मैं आपको दे दूंगा। तो वही आपके पास सेकंड ऑप्शन है। परंपरागत अवस्था के अंदर आता ही है आपके पास अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। जो कन्वेंशनल है, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री के अंदर बच्चा यहाँ पर दंड से और सिर्फ दंड के कारण ही बच्चा क्या करता है, कार्य को करता है। और जो पोस्ट कन्वेंशनल है, वहाँ पर बच्चे के अपने ही रूल्स होते हैं, वो सार्वभौमिक तरीके से सीखता है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है आपके पास ये कोलबर्ग के लिए, जो 3 स्टेजेस हैं इसकी, वहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा ही ये। नेक्स्ट देखिए आपके पास, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं, यानी कि जो चली आ रही व्यवस्थाएं हैं
जैसे माता घर का काम करती है या लड़कियां ही जो सॉफ्ट वर्क हैं आपकी वो करेंगे, तो उस टाइप को क्या बोलते हैं हम, जेंडर यहाँ पर रूढ़िवादिता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 20th क्वेश्चन आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ निकलते हुए एक ग्रेड 6 से 8 तक के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए भाई। देखिए, जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को देखते हुए एक शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए, अब आप देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 आपके पास है वो क्या दिया गया, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए यहाँ से भी, ऐसे उनको प्रॉब्लम्स दो जिनके अंदर वो लॉजिकली क्या करें, आप सीख सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको, देखिए ऑप्शन देखिए आप यहाँ से, थर्ड ऑप्शन जैसे इसने गिवन किया है, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना, यानी कि नेगेटिव रिस्पॉन्स आ गया, इसको कैंसिल कर दीजिए। केवल पाठ्यक्रम पर ही निर्धारित रहें, केवल पे लिए आप ओनली पे भी कैंसिल आउट कर देंगे। एक अवधारणा को पढ़ने के लिए केवल मूर्त, सिर्फ मूर्त के लिए, मूर्त रूप से ही पढ़ना ही जरूरी नहीं है, आप बच्चे को अमूर्त तरीके से भी पढ़ा सकते हैं कि मानकर कि इस टाइप से कुछ है, या लेट करके आपने क्वेश्चनिंग कर ली कुछ, तो वहाँ से आप पढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस टाइप की आप जब लैंग्वेज को देखोगे कि जहाँ आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके चार ऑप्शन में से, जिस पर आपका यानी कि ये लगेगा कि हाँ ये ऑप्शन के अंदर पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आ रहा है, तो वही आपका ऑप्शन क्या होगा, आंसर बनेगा आपका। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, यहाँ से आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा होगा कि किस टाइप से आपको इन ऑप्शंस को पिक करना है। अब आ चुका है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपके पास साइंटिस्ट हैं यहाँ पर जो इन्होंने थ्योरीज दी है आपको, हार्वर्ड गार्डनर, इनके क्वेश्चन आता ही आता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया था, 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने दी थी। इंटर और इंटरलेट जो आपके पास जो लास्ट की जो टाइप हैं उनमें से क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा। आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जो इसकी 8 टाइप की जो इंटेलिजेंस के टाइप्स हैं आपके पास। अब देखिए इन्होंने कहा क्या कहा है इस क्वेश्चन में, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होती है। जो गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं आपके पास। क्वेश्चन दिया आपको, पैटर्न की को खोज करने में एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदना, यही है आपके पास जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो आपके पास क्या होगा इसमें, ये ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। सेकंड देखिए आप, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक 22 सॉरी, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होते हैं, यानी कि हाँ ये जो आपके पास थ्योरी के नेम है इसके अंदर आप अमूर्त थिंकिंग ही आपके पास क्या रहेगी, यूजफुल होगी। जब आप ये आपके पास वर्ड आपके पास आएंगे तो जीन पियाजे की थ्योरी का जो लास्ट स्टेज है आपकी 4th स्टेज, उसके अंदर से आप अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर पाओगे कि ये आपके पास आता है। 23 क्वेश्चन जो आपके पास है, फिलअप आपके पास क्वेश्चन में है, यहाँ पर क्वेश्चन की गई कि हम बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव, देखो सामाजिक और सांस्कृतिक का जो मेल है आपके पास वो किसके द्वारा दिया गया था, लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया था आपका, यहाँ से आपके पास था ऑब्जर्वेशन लर्निंग का था। लॉरेंस कोलबर्ग की आपकी 3 स्टेज हैं, जीन पियाजे की 4 स्टेजेस मैं आपको बता चुका हूँ। तो इनमें से ही क्वेश्चन आपको जो नेक्स्ट आपका सीटेट होने वाला है 21 को, यहाँ से क्वेश्चन आपको 110% जरूर मिलेंगे यहाँ से। नेक्स्ट देखिए 24, एक प्रगतिशील कक्षा के अंदर कक्षा में क्या होना चाहिए, प्रगतिशील कक्षा क्या होगी आपके पास, जहाँ बच्चों को क्या होगा आपके पास इस टाइप से नॉलेज दी जाएगी कि उनके जो नॉलेज है वो हर प्रकार से क्या हो, आपकी एक बेनिफिट दे। सिर्फ उनको रोट लर्निंग या दोहराना, अनुसरण करना, सिर्फ इस प्रकार के वर्ड ना आए आपके पास। तो क्वेश्चन में जब आप देखते हो, जैसे पहला ही ऑप्शन है दोहराने वाला शब्द आया आपके पास, ये नहीं होगा। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण, सिर्फ यही करना वो भी नहीं, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, यानी कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है नॉलेज को विद्यार्थी के द्वारा, निष्क्रिय रूप से नहीं। ये तीनों ऑप्शन आपके क्या होंगे, यहाँ से रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है, जो कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है आपके पास, उसमें क्या है कि उसमें पूर्ण रूप से बच्चे का क्या देखा जाता है, विकास देखा जाता है। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग, यानी कि फॉर्मेटिव भी और समेटिव असेसमेंट के थ्रू आप बच्चे का क्या करोगे, वहाँ पर उनकी ऑब्जर्वेशन करोगे कि बच्चा कितना सीख पाया है। ये इस ऑप्शन का मीनिंग है। तो आपके पास यही ऑप्शन क्या रहेगा इसका करेक्ट। केवल नहीं आएगा, केवल उसकी कंस्ट्रक्शन, दोनों की बात की है, सतत और समग्र मूल्यांकन में, तो केवल नहीं आएगा। ये तो वैसे ही नेगेटिव है आपका, तो ऑप्शन कट हो गया। इससे इजी क्वेश्चन और क्या मिलेगा आपको यहाँ पर क्वेश्चन।
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आत्म कौशलों, मूल्य एवं अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आपका समाजीकरण कहा जाए। जो समाज के लिए बेनिफिट होगा उसको क्या कहेंगे हम यहाँ पर? समाजीकरण का उद्देश्य आपका यहाँ पर पूर्ण होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या रहेगा? इसका करेक्ट रहेगा। मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आनुवांशिकता और पर्यावरण एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव के विकास को प्रभावित करते हैं। दोनों ही आपके पास एनवायरनमेंट और हेरिडिटरी आपके ये दोनों ही हैं जो क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। कोई एक इनमें से सिंगल पार्ट आपका प्रभावित नहीं करेगा यहाँ पर। तो यही ऑप्शन आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। आप नेगेटिव रिस्पॉन्स को अगर आप देखकर एलिमिनेट करना सीख गए ना क्वेश्चन, तो आपके लिए सीडीपी बहुत आसान हो जाएगी यहाँ से। लास्ट में देखते हैं 28 क्वेश्चन में आपके पास एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। किस प्रकार के? पढ़ने के प्रति चिंता, शब्द या अक्षरों की पहचान में कठिनाई, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो इस प्रकार का बच्चा क्या है? आपका अधिगम अक्षमता वाला बच्चा है, जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी आपके पास होगी बच्चे में, उस टाइप की कक्षा बात की गई है यहाँ से। डिसेबिलिटी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, इस टाइप की एक नेक्स्ट वीडियो मैं इसी पर बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें इन सभी जो डिसेबिलिटीज़ हैं बच्चों की रिलेटेड टू लर्निंग, वहाँ से अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन में कि आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी विभिन्न स्रोतों के बारे में यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक स्तर में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। जो उसके वर्ग के लोग हैं वो जो शिक्षा के अंदर है उनका जो स्तर है वो प्रदर्शन है वो निम्न है। इस रूढ़िवादी एवं प्रामाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? यानी कि क्लास के अंदर ऐसे प्रकार के बच्चे बैठे हैं जिनके जो जिस वर्ग से वो आते हैं उनका जो पढ़ाई के अंदर स्तर है वो निम्न है। तो इस प्रकार की सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे आप? तो क्या करोगे यहाँ से? विभिन्न समाज वर्गों के रोल मॉडल संबंधित कहानियां, उदाहरण प्रस्तुत करना। यहाँ पर हम उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, बच्चों को पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करेंगे। दूसरे ने किया तो आप भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो आपके वर्ग के पहले नहीं कर पाए आप उनमें एक अच्छा नाम बना सकते हो। तो इस प्रकार के उदाहरण और कहानियां प्रस्तुत करके हम क्या करेंगे? बच्चे को प्रोत्साहन देने का कोशिश करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका 30 क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो इंक्लूसिव इन क्लासरूम्स है उसमें बच्चे को क्या करना चाहिए? टीचर को क्या करना चाहिए? देखिए आपके पास ऑप्शन है, जैसे बच्चे को अपाहिज बच्चे हैं, मंदबुद्धि आदि के रूप में वर्गीकृत, ये एक अलग नहीं। जो समावेशी शिक्षा है उसमें हम सभी को किसी प्रकार के बच्चे हैं उनमें शिक्षा देने का कार्य करते हैं। सेकंड जो ऑप्शन आपका केवल प्रतिभाशाली या योग्य बच्चों पर ध्यान, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पाता है क्लास के अंदर। अगर हम सिर्फ एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए सिर्फ कुछ एक बच्चों के ग्रुप को निकाल कर उनको अलग से तैयारी करवाते हैं तो ये नेगेटिव रिस्पॉन्स के अंदर आता है। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। यही आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इसको पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर ही आप क्लास के अंदर टीचिंग कर पाओगे। और इंक्लूसिव जो हमारे पास जो समावेशी शिक्षा का महत्व भी यही है कि सभी के लिए शिक्षा को प्रदान किया जाए। लास्ट ऑप्शन जैसे था अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया या सहानुभूति का भाव, यानी कि उनको ये नहीं है कि सिर्फ ये दिखाना कि आप कमज़ोर हो, आप जो डिसेबल बच्चे हैं उनके प्रति सिर्फ दया की भावना रखना, उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही हमें देना है। मेनली ये वीडियो अब यहीं पर आपकी कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। जो इस वीडियो का मेन मोटिव था वो आपके लिए यही था कि आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस को सीख जाओ कि कैसे हमें एलिमिनेट करना है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा मेरे को। वीडियो के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अब लास्ट के 10 डेज़ के अंदर मैं कंप्लीटली प्रोवाइड करूँगा आपको सीटेट के रिलेटेड, क्योंकि मेरा यहाँ पर मेन मोटिव यही है कि आप सभी का, जो मेरे सभी दोस्त हैं आप उन सभी का सीटेट का एग्ज़ाम 2024 आप क्रैक कर पाओ इन लास्ट 10 डेज़ की विद द हेल्प ऑफ माय वीडियोस। एंड आल्सो आप सभी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, जहाँ से भी आपने पढ़ा है वो आप तैयार करते रहिए और वीडियो को रिस्पॉन्स देते रहिए। थैंक यू।